हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है और हम लोग ये चैप्टर कर चुके कंप्लीट। इस तरह हमारा फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों हो गया कंप्लीट और हम लोग अपने हाफेली के लिए बिल्कुल हो गए तैयार। बेटा आप बिल्कुल मत घबराइए, 2020 क्वेश्चन के एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत जल्दी हम आपको लेके आएंगे। एक पूरा का पूरा वीडियो जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम आपको रिवीजन कराने के बाद आपको एमसीक्यू कराएंगे और सेकंड चैप्टर भी रिवीजन कराने के बाद एमसीक्यू कराएंगे। आज हम अपने 6 लेक्चर पे हैं। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण और इस अम्ल क्षार लवण के कुछ टॉपिक को आइए कर लेंगे रिवीजन। और रिवीजन करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि आज क्वेश्चन आंसर, जैसा कि टॉपिक है क्वेश्चन आंसर का, और आपको पता है कि आपका जो प्रश्न उत्तर है वो टोटल होने वाला है एमसीक्यू। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अति लघु और दीर्घ। अगर हम लोग अति लघु और दीर्घ अच्छे से डिस्कस कर लिए तो 100% बता रहे बच्चों, आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी अपने इस टॉपिक से। जैसा कि पिछली क्लास में बताए थे लवण, तो आपको बताया था कि लवण वो होते हैं जो अम्ल और क्षारों की प्रक्रिया से बनते हैं। अब इसके आधार पे हमने इसको 6 भागों में बांटा था, याद करिए। जिसमें सबसे पहला था हमारा क्या, सामान्य लवण, उसके बाद अम्लीय लवण, उसके बाद क्षारीय लवण, इसके बाद मिश्रित लवण, इसके बाद द्विक लवण और लास्ट है हमारा जटिल लवण। तो टोटल हम लोग देख चुके थे 6 प्रकार के लवण। और पिछली क्लास में जब लवणों के प्रकार पढ़ा रहे थे तो बताया था बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा कहिए, उसके बाद बेकिंग सोडा NaHCO3, उसके बाद वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। याद करिए, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। और फिर हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट, POP CaSO4.12H2O। अगर इतनी किसी पॉइंट में हमारे किसी भी बच्चों को अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो प्लीज बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको अपने पूछे गए क्वेश्चन के आंसर बहुत सही मिले होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है बेटा प्लीज बताइएगा, हम बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे आपके वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि आपको बार बार वादा कहते हैं, बिल्कुल मत घबराइए। नेक्स्ट मंथ सितंबर से आप लोगों के व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ग्रुप बन जाएंगे, तो कोई समस्या नहीं होगी, ना होमवर्क चेक करने का, ना क्वेश्चन का। और बाकी ये सारे नोट्स आपको हमारे शुभम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए इन्हीं के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे और रिवीजन करने के बाद आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर रिवीजन की बात करें तो लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां हम लोगों ने क्या पाया था, देखिए ऑब्जर्व करिए इसको, कि लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो हम लोगों ने पाया था लवण कितने प्रकार के थे। याद करिए, तो हमने देखा था कि टोटल जो लवण थे वो कुछ प्रकार के थे, जिसमें आपको सारे के सारे फॉर्मूला, विधियां, गुणधर्म और उन सब का उपयोग ये हम आपको बता दिए। जैसे देखिए एक बार एक झलक दिखा देते कि साधारण नमक से हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हम आपको कर दिए बता। अब आपका काम है इनसे क्या करना, प्रयोगशाला विधि याद करना, भौतिक गुणधर्म याद करना और सबसे जरूरी चीज उपयोग। क्योंकि अगर बेटा उपयोग ही नहीं करोगे तो क्या फायदा इन सब चीजों को बनाने का। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टलन। तो क्रिस्टलन क्या पाया था, देखिए क्या, कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित मात्रा अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन कहते हैं। जैसे कुछ हम लोग के पास हैं,
आइए हम लोग क्वेश्चन के साथ इसको समझ भी लिया जाएगा। सबसे पहला ऑब्जर्व करिए, क्या है? सबसे पहला है कॉपर सल्फेट, जिसको आपको बताए थे, इसी को क्या कहिएगा? नीला थोथा। अगर कोई पूछे नीला थोथा का फॉर्मूला बताइए तो आप कहिएगा कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। उसके बाद ये तो भूल ही नहीं सकते मेरे बच्चे, ये वॉशिंग सोडा है, मतलब धोने वाला सोडा। अब आप अपने घर में जिस चीज का भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे घड़ी का इस्तेमाल करिए, चाहे व्हील का इस्तेमाल करिए, बहुत सारे सर्फ के ब्रांड है, वो आप चाहे जो भी इस्तेमाल करिए वो सब आएंगे हमारे इसमें। और लास्ट है हमारा CSO4.2H2O। ये आपको बताए थे क्या? जिप्सम। जिप्सम बोले तो यह वो पदार्थ है जो सीमेंट में भी मिलाया जाता है, जिसमें जितना ज्यादा पानी डालेंगे उतना ही ज्यादा ये कड़ा हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मिस्त्री हमसे क्या कहता है कि दीवार बना के जाता है और कहता है कि भैया इसको सुबह शाम पानी दीजिएगा, और हम लोग ये बात जानते हैं कि जितना पानी डालेंगे उतना ही दीवार मेरा मजबूत होगा। तो मजबूत किसके कारण होगा? एक यौगिक के कारण। उस यौगिक का नाम है क्या? जिप्सम। ये चैप्टर हो गया खत्म, और आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। एकदम चैप्टर हो गया हम लोग का फिनिश्ड। इस तरह हम लोग 2 चैप्टर कर चुके कंप्लीट। चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से दोनों की पीपीटी तैयार हो जाए, दोनों के 20-20 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो एक वीडियो हम आपको रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया का बनाएंगे 20 क्वेश्चन, और उसी तरह एक हम बना देंगे अम्ल क्षार लवण के 20 क्वेश्चन। तो उस तरह आपके ये हो जाएंगे क्लियर। आइए हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, आइए इस चीज को एनालाइज करते हैं। देखिए हम लोग की टॉपिक यहां से ऑब्जर्व करिए, क्या करना है? अति लघु। अब आप कहोगे सर हम लोग को तो एमसीक्यू आने वाला है, तो बेटा अगर आप अति लघु दीर्घ कर लोगे तो एमसीक्यू अपने आप हो जाएगा, है कि नहीं? तो बड़े को पढ़ा जाए, छोटा अपने आप हो जाएगा। क्या कह रहा है? चींटी की डंक, अरे ये तो क्वेश्चन याद आ गया ना। चींटी की डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हम आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और मुझे पता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा? फॉर्मिक अम्ल, है कि नहीं? अगर कोई आपसे पूछे कि चींटी की डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो मेरे बच्चे फटाक से आंसर देंगे क्या? फॉर्मिक अम्ल। अब चाहे चींटी की डंक हो चाहे नेटल का डंक हो, देखिए दोनों बताए थे, आपको लिखवाए थे ना, चींटी की डंक और नेटल का डंक। नेटल जैसे मधुमक्खी मान लीजिए, और हम लोग जानते हैं कि जब चींटी काट लेती, खासकर लाल वाली चींटी, काली वाली चींटी नहीं, तो उस जगह फूल जाता है, तो वो अपने डंक से हम लोग की कोशिका पर, मतलब त्वचा में एक अम्ल छोड़ती, उसी अम्ल का नाम है फॉर्मिक अम्ल। दूसरा, अंडे के छिलकों को नाइट्रिक अम्ल में डालने पर से क्या होता है? अगर अंडे के छिलकों की बात करें तो अंडे के छिलकों का फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। आइए देखा जाए दूसरे का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हम लोगों से कि अंडे के छिलकों पर क्या डालना है? नाइट्रिक अम्ल। आप अंडा खाते होंगे, इसलिए कहा जाता है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अंडों के ऊपर ये जो सफेद रंग की परत होती है, ये परत बनती है किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। और इसके अंदर सुना होगा पीले रंग की जर्दी, व्हाइट कलर की जर्दी, अंडा कभी फोड़े होंगे तो देखे होंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट है हम लोग के पास, तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट हम ले लेते हैं यहां पे। इसकी क्रिया करानी है नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3। अब सोचिए कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट से क्या बना था? अरे सीधा कार्बन डाइऑक्साइड, लवण और जल। तो हम यहां क्या बनाएंगे?
कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O और प्लस एक गैस निकलेगी, उस गैस का नाम होगा क्या? CO2। बैलेंस है कि नहीं देख लीजिए, यहां ये 2 बार है तो यहां दोस्तों अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू करो। हाँ 2 कर दीजिए, 2 कैल्शियम 2 कैल्शियम 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 6 6 तो 3 दूना 6 7 2 8, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लियर, मतलब कि जब कैल्शियम कार्बोनेट पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट। और क्या बनेगा? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यह हो गया सेकंड आंसर। तीसरा, एक लवण का नाम लिखिए जिसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता। बेटा बहुत इजी है, अगर क्रिस्टलन जल की बात करेंगे तो H2O होगा, और जब हमसे बोला है नहीं होता तो कोई भी एक फॉर्मूला बता दो, जैसे NaHCO3। बेकिंग सोडा, इसमें देखिए जल नहीं है। अगर आपसे बोलता होता तो इनमें से कोई भी लिख लेते, कब होता। लेकिन हमसे क्या पूछा? नहीं होता, तो नहीं होता में क्या नहीं होता? बेकिंग सोडा में नहीं होता, ऐसे तो है बहुत सारे। चौथा, बेकिंग पाउडर के 2 अवयवों के नाम याद करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब बेकिंग पाउडर बता रहे थे तो आपको बताए थे बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल, नहीं कि इन दोनों को मिला रहे थे तो बन रहा था हमारा क्या? बेकिंग पाउडर। अगर आपको नहीं याद है तो आइए हम एक झलक आपको दिखा देते हैं कि आपको याद आ जाए। कहां गया भाई बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा ये देखो, यही बताए थे ना, क्या? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल मिलाते थे। क्वेश्चन बनेगा ना कि 2 अवयव के नाम बताइए, दोनों अवयव के नाम क्या हो गए? बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल। अगर मेरे किसी भी बच्चों को मेरे किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट्स होगा तो प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, 4 हो गए हम लोग के, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी कोई डाउट है। सबसे पहले चींटी के डंग तो फॉर्मिक, अंडे के छिलके तो कैल्शियम नाइट्रेट का लवण निकला, एक लवण का नाम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर 2 बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल। अब आते हैं हम लोग सीधे 5वें क्वेश्चन पे। करे पाचन क्रिया के दौरान उदर का पीएच कितना होता है? तो आपको याद कराए थे कि लगभग 7 से 7.8 के बीच, और अगर जब 7 से कम हो जाता है
तो हम लोग को आने लगती है खट्टी खट्टी ढकार। इसलिए कहते कि लगता है हम लोग को एसिडिटी हो गई। और ये एसिडिटी होने का मतलब क्या है? पाचन क्रिया के दौरान अम्ल की मात्रा अधिक होना। जैसे आपको पता है कि आप लोग के पेट से एक HCl अम्ल निकलता है ना? चलिए आगे चलते हैं। सोने को घोलने के लिए कौन सा विलयन तैयार किया जाता है? इंग्लिश में एक स्टोरी थी कि एक आदमी, जैसे सुनार होता है, वो जाता है एक महिला के पास और उससे कहता है कि अपना सोना मुझे दे दो और मैं उस सोने को चमका दूंगा। वो औरत सोचती है कि चलो अच्छा है, चमक जाएगा। लेकिन जब चमकाने के बाद उसका सोना उसके हाथ में आता है तो उसको लगता है कि उसका सोना हल्का हो गया, तो उससे लड़ने लगती है। आखिर वो आदमी कौन से विलयन में उस सोने को डुबोया था? कोई बता सकता है? बिल्कुल सही। क्या? उसको कहते हैं अम्लराज। इंग्लिश में इसी को कहते हैं एक्वारेजिया। हाँ, और अम्लराज में ही दो चीजों का होता है मिश्रण, एक HNO3 और दूसरा HCl, जिसमें अनुपात होता है 1:3 का। अगर कोई हमसे पूछे तो याद रहना चाहिए कि सोने को घोलने के लिए जो विलयन तैयार किया जाता है उस विलयन को कहते हैं अम्लराज। इंग्लिश में कहते हैं एक्वारेजिया। और इस एक्वारेजिया में दो चीजों का मिश्रण होता है, एक होता है क्या? HNO3 और दूसरा होता है HCl। उम्मीद करते कि हमारे सभी बच्चों को 1 से 6 तक में कोई समस्या नहीं होगी। 4 तक बिल्कुल क्लियर था। 5वां हमने देखा कि पाचन क्रिया, आपको पता है कि हम लोग की पेट से निकलता है HCl। पाचन क्रिया के दौरान उदर का pH लगभग 7 से 8 के बीच में होता है, लेकिन अगर इससे कम हो जाता है तो हम लोग को खट्टी खट्टी डकार आने लगती है। और फिर कहा कि सोने को घोलने के लिए कौन सा विलयन तैयार किया जाता है, तो उस विलयन का नाम है अम्लराज, एक्वारेजिया, जिसमें दो अम्ल मिलाए जाते हैं। एक अम्ल होता है नाइट्रिक अम्ल और दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसमें एक बर्तन में 1 आयतन डाला जाता है नाइट्रिक अम्ल का और लगभग 3 आयतन डाला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और जो मिश्रण तैयार होता है उसी मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। उसी में सोना या चांदी डालकर घोलते हैं, लेकिन वो घोलने के दौरान उसमें से परत गल जाती है, इसलिए आपको वो हल्का लगने लगेगा। चलिए आगे चलते। 7वां, HCl अम्ल और धातु की अभिक्रिया के दौरान निकलने वाली हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? याद करिए, ये क्वेश्चन हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हम धातु को अम्ल में डुबोते हैं या अम्ल पे धातु गिराते हैं तो उसमें से गैस निकलती है हाइड्रोजन, जिसे टेस्ट करने के लिए पॉपअप टेस्ट या पॉप टेस्ट भी कहते हैं, पॉप टेस्ट के द्वारा हम परीक्षण करते हैं। आइए 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं। आप क्या करिए, 2 मिनट के लिए पेंसिल या पेन रख दीजिए, इस चीज को समझ लीजिए। आपसे क्वेश्चन नंबर 7वां पूछा है तो ये चीज अभी आप देख लेंगे तुरंत, हम आपको बोर्ड पे दिखा दे रहे हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ नोट्स और एमसीक्यू ये सारी चीजें मिल जाएगी। क्या है, हमसे पूछा है धातु टेस्ट, देखो ये है ना पॉप टेस्ट, ये तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 7वें का है आंसर। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर है कि हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है
तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो पॉप ऐसे भो भो ऐसे आवाज आएगी। तो इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति में दर्शाने के लिए प्रयोग करती है और इसी टेस्ट को कह सकते हैं क्या, पॉपअप टेस्ट। कौन सा टेस्ट, पॉपअप टेस्ट। ओके, तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपको मिल गया होगा, इसको कॉपी कर लीजिए। तो इस तरह हम लोग 1 से 7 तक अति लघु लगा चुके। आइए आगे चलते हैं। सात के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां होगा, सातवां हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, अम्लीय वर्षा का जल। अब अम्लीय वर्षा के लिए लगभग 4.5 से pH कम होना चाहिए, ये बात हमने आपको बताई थी। तो इसको दिमाग में बैठाइए, पहले याद करिए जब आपको बता रहे थे pH का प्रभाव, वहीं पे लिखवाए थे कि pH का जो आयतन है वो 4.5 से कम होना चाहिए। तो अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन क्यों हो जाती है, क्यों हो जाती है। आप लिखेंगे अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रवाहित होता है तो जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है क्योंकि जल अम्लीय होने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एवं मछलियां मरने लगती हैं। जो बच्चे दुर्गा कुंड से बिलोंग करते होंगे इस चीज को देखे होंगे कि आज से 4-5 साल पहले दुर्गा कुंड की सारी मछलियां मरने लगी, वो सब पलट के बाहर आ गई। तो वो मरी क्यों, क्योंकि वर्षा हुई और वो वर्षा अम्लीय हुई, या कुछ ऐसे नदी तालाब जो काफी लंबे समय से उसमें कूड़े फेंके जा रहे हैं तो वो प्रदूषित हो गई। अब प्रदूषित होने के बाद उसमें का ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है और वो मछलियां या जलीय जीव जंतु क्या होंगे, मर जाएंगे। समझे। आगे 9वां, जब सांद्र HCl को जल में डाला जाता है तो प्रक्रिया उष्मा छेपी होती है या उष्मा शोषी। तो बेटा सांद्र जल को किस में डालना है, जल में, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, उष्मा छेपी। उम्मीद करते हैं कि ये आपको लगभग 9 समझ में आए होंगे। और अति लघु का लास्ट और 10वां क्वेश्चन देखो क्या है, क्लोर क्षार प्रक्रिया के किस उत्पाद का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में होता है। अब विरंजक चूर्ण कैसे बनेगा, जब उसमें क्या डालेंगे, बुझा चूना, बुझा चुना। तो ये 1 से 10 तक आपके अति लघु हैं। उम्मीद करते हैं आपको अति लघु समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस सर बिल्कुल क्लियर है, और आप क्या करिएगा, आप बस एक लाइन लिखिएगा क्लियर है सर। इसको कॉपी कर लीजिए 1 से 10 तक। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बच्चा। और फिर हम लोग चलेंगे अपने दीर्घ पर। आइए दीर्घ पे चला जाए। आप कहोगे सर लघु नहीं करवाएं, बेटा अगर दीर्घ कर लोगे तो लघु अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग दीर्घ कर लेंगे तो लघु अपने आप हो जाएगा। और 10 कराने का एक ही पर्पस था कि वो आपके दिमाग में आ जाए।
देखिए दीर्घ उत्तरी, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? तो यह कहा गया कि वे यौगिक जिसमें जल के कण उपस्थित होते हैं। क्या आंसर लिखिए, वे यौगिक जिसमें जल के कण उपस्थित होते हैं, क्रिस्टलन कहलाते हैं। क्या कहा गया? एक औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण पदार्थ का नाम और सूत्र लिखिए जिसमें 10 जल के अणु हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्या हो गया भाई? आप लिखिए वहां पे एक लाइन में वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को ही कहा जाता है धोने वाला सोडा, जिसका एक छोटा सा फॉर्मूला है Na2CO3.10SO। देखिए इसमें 10 जल के अणु है ना। अब क्या कहा गया? इसका उत्पादन किस प्रकार किया जाता है? तो इसका उत्पादन औद्योगिक विधि द्वारा करते हैं। औद्योगिक विधि द्वारा। जैसे आपको याद होगा कि सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के अणु मिलाने पर यह प्राप्त होता है, मतलब Na2CO3.10H2O प्राप्त होता है। अब संबंधित रासायनिक अभिक्रिया लिख दिया। इस पदार्थ के 2 उपयोग बताइए, मतलब आंसर नंबर 4। पहला उपयोग कागज, कपड़े आदि के कारखानों में। दूसरा, जल की कठोरता को दूर करने में। और जैसा कि आप जानते हैं, क्या धोने में। तो 2 पूछा है, 2 हम आपको बता दिए। ये जल्दी से 2 कॉपी कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि बहुत हल्का दिख रहा है तो हम बोल दे रहे हैं, तब आप लिख लीजिए वे यौगिक जिसमें जल के कण उपस्थित होते हैं क्रिस्टलन कहलाते हैं या क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। दूसरा हुआ कि एक ऐसे यौगिक का नाम बताइए जिसमें 10 जल के अणु थे, तो क्या नाम हो गया भाई? वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। औद्योगिक विधि द्वारा हमें ज्ञात हुआ Na2CO3 + 10H2O, Na2CO3 10H2O। अब बोला कि 2 उपयोग, कागज, कपड़े आदि के उद्योग में, जल की कठोरता को दूर करने में, साफ सफाई में, कपड़े धोने में, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बताइए पहला दीर्घ उत्तरी क्लियर हुआ? तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस सर, बिल्कुल क्लियर है। आइए जल्दी से इनको भी कर लिया जाए। ये चैप्टर हो गया खत्म और हमारी टॉपिक भी हो गई बिल्कुल क्लियर। इन दोनों को पूरा कर लेंगे, ये चैप्टर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा क्लियर। और बहुत जल्दी ही हम आपको क्या दे देंगे? एमसीक्यू, नोट्स और क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्न अभिक्रियाओं के आधार पर X, मतलब ये, को पहचानिए जिसमें A, B और C के नाम और सूत्र भी बनाइए। अब इस X की जगह हम क्या रखेंगे? ठीक है, कि ये सारी की सारी चीजें मिल जाए। तो X की जगह हम लोग रख देंगे क्या? NaOH। तो जब NaOH की क्रिया जिंक से कराएंगे, मतलब X का मान हो जाएगा क्या?
NaOH। और जब NaOH की क्रिया हम जिंक से कराएंगे तो बन जाएगा NaZnO2 प्लस H2। इसको कहेंगे सोडियम जिंकेट। दो है ना, Na2ZnO2, Na2ZnO2। अब ये एक प्रकार का क्षार है, ये एक प्रकार का अम्ल है, और अम्ल क्षार की क्रिया से बढ़ते हैं क्या, लवण। तो यहां बन जाएगा क्या, NaCl। मतलब B की वैल्यू हो जाएगी क्या, NaCl। कैसे देखिए भाई, कैसे, ऐसे NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। अब इसकी क्रिया करानी है हम लोग को इससे, फिर क्या बनेगा, NaOH प्लस CH3COOH। तो क्या बन गया, CH3COONA प्लस H2O। मतलब C की जगह बन जाएगा क्या, क्या बना भाई, CH3COONA, और A की जगह बना था सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। बताइए, अगर ये चीज क्लियर होगी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस सर बिल्कुल क्लियर है। और हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर। ये चैप्टर हो गया खत्म। इस तरह हम लोग चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन आंसर भी करा लिए, बस एमसीक्यू कराना है, और एमसीक्यू के लिए बहुत जल्दी हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, एक तत्व P है, मुझे नहीं पता क्या है, उसकी क्रिया H2SO4 के साथ नहीं करता। ऐसा कौन सा तत्व है जो नहीं क्रिया करता, और P ऑक्साइड बनता है जो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो P बताइए धातु है कि अधातु है। अब तो याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा, कि जब भी कोई तत्व अम्ल के साथ नहीं क्रिया करेगा तो चार तत्व हैं जो अम्ल से क्रिया नहीं करते। चार तत्व अम्ल से क्रिया नहीं करते। कौन कौन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। यही चार ऐसे तत्व हैं जो क्रियाशील नहीं होते अम्ल से। अब क्या कह रहा है कि जो P है वो ऑक्साइड बनाता है, तो याद रखिएगा कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो P क्या हो गया, कॉपर, जो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो कॉपर हम लोग जानते हैं क्या है, धातु। ये चैप्टर हो गया खत्म। तो आज का मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अपने दोस्तों से कहिए कि जल्दी से जल्दी शुभम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट वीडियो आने वाले हैं, और आपको ये सारे के सारे वीडियो 90+ मार्क्स दिला के जाएंगे, क्योंकि आपका बैच है 0 से हीरो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।